हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की 7वीं हेडिंग पोषक चक्रण के बारे में। पोषक चक्रण क्या होता है, ध्यान से आप देखें। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है कि जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको 11th में बताया गया था कि जीवों को लगातार वृद्धि के लिए, लगातार जीवों में कंटिन्यूअस वृद्धि होता रहे, जीवों में लगातार वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए और विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए कंटिन्यूअस पोषकों की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। मृदा में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को अस्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो जो मिट्टी में, मृदा में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा है उसको अस्थायी अवस्था के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तो मृदा में विद्यमान पोषक तत्व कौन कौन होंगे, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि जो हैं यह मृदा के विद्यमान पोषक तत्व हैं। इन्हें अस्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में भिन्न होती हैं, साथ ही मौसम पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो यह जो मात्रा है वह विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में भिन्न होती हैं और साथ ही यह मौसम पर आधारित होती हैं। ठीक है, आगे देखें। यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि पारितंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जो पारितंत्र है उसमें से पोषक तत्व जो है कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र से कभी भी पोषक तत्व समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। ठीक है, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो पोषक चक्र क्या होता है, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों के गतिशीलता को ही पोषक चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहते हैं, जो पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से संभव होता है। आगे देखिए ध्यान से। पोषक चक्र का एक अन्य नाम जैव भू रसायन चक्र भी है। ठीक है, तो पोषक चक्र का एक अन्य नाम है जैव भू रसायन चक्र। जैव सजीव जीवन, भू चट्टाने, हवा, पानी है। ठीक है, तो पोषक चक्र का एक अन्य नाम है जैव भू रसायन चक्र। जैव का मतलब सजीव जीवन और भू का मतलब चट्टाने, हवा और पानी से है। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषक चक्र जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय पोषक चक्र और दूसरा होता है अवसादी या तलछटीय, अवसादी या तलछटीय पोषक चक्र। ठीक है, गैसीय प्रकार के पोषक चक्र में जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन चक्र के भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। गैसीय प्रकार के पोषक चक्र के भंडार वायुमंडल में उपस्थित होते हैं तथा अवसादी चक्र जैसे कि सल्फर फास्फोरस चक्र के भंडार धरती के पटल अर्थात पपड़ी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पोषक चक्र का दूसरा नाम होता है जैव भू रसायन चक्र। पोषक चक्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, गैसीय और अवसादी। अवसादी को तलछटी भी कहते हैं। गैसीय प्रकार के पोषक चक्र में, ठीक है, जो भंडार हैं वे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, जबकि अवसादी चक्र के जो भंडार हैं वो धरती के अर्थक्रस्ट पर स्थित होते हैं, धरती के पटल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं,
गैसीय और अवसादी या तलछटी। गैसीय प्रकार के पोषक चक्र जैसे कि नाइट्रोजन कार्बन चक्र के भंडार वायुमंडल में उपस्थित होते हैं तथा अवसादी चक्र जैसे कि सल्फर और फास्फोरस चक्र के भंडार धरती के पपड़ी अर्थात पटल पर स्थित होते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप आदि वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। ठीक है, तो जो पर्यावरणीय घटक हैं जैसे कि मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप वायुमंडल में पोषक तत्व के मुक्त होने की दर को तय करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में वायुमंडल में पोषक तत्वों के मुक्त होने की दर क्या होगी, तो यह डिपेंड करता है पर्यावरणीय घटक पर। ठीक है, तो पोषक तत्व के मुक्त होने की दर पर्यावरणीय घटक तय करते हैं। पर्यावरणीय घटक में आप देख रहे हैं कि मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप ये सब पर्यावरणीय घटक हैं जो वायुमंडल में पोषक तत्वों के मुक्त होने की दर को तय करते हैं। एक भंडार की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है, जो कि अंतर्वाह एवं बहिर्वाह की दर के असंतुलन के कारण संपन्न होता है। ठीक है, एक भंडार की जो क्रियाशीलता है कमी को पूरा करने के लिए होती है। एक भंडार की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है और यह जो है अंतर्वाह एवं बहिर्वाह की दर के असंतुलन के कारण संपन्न होता है। ठीक है, कक्षा 11 में आप नाइट्रोजन चक्र का विस्तृत अध्ययन किया है। यहाँ पर हम आपको कार्बन और फास्फोरस चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।